हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो बच्चे, आज जो है हम 24 और 25 तारीख दोनों के करंट अफेयर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जापान में एक बच्चे दुनिया का, ये सिर्फ जापान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि यहाँ पे जब सुनामी आई थी ना 2011 में, उस साल जो है आपका ये बंद कर पड़ा था जापान को। तो अभी ये दोबारा से जो है आपका स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका नाम काफी चर्चाओं में है। आपको इसका नाम याद रखना है बच्चे, फुकुशिमा हादसे में लगभग 15 साल बाद जो है आपका इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है, तो इसका नाम याद रखना। यह है आपका काशीवाजा की कारीवा, ठीक है। यह आपका क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, याद रखना, ठीक है। यह आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला है आपका नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, जो पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा ये चेतावनी दी गई है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपका खतरे में है, संकट में है। तो ये कहाँ पर है, आपको पूछा जाएगा नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका मेघालय में बचे, ठीक है। कहाँ पे, मेघालय में। अगले बच्चे, हमने न्यूज पढ़ी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना, इसकी आधारशिला रखी गई है, और वो कहाँ पे, यह आपका डिब्रूगढ़ के नामरूप में, ठीक है। तो नामरूप नाम की जगह है, असम में, डिब्रूगढ़ में, और यहाँ पे अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगली न्यूज भी आपकी मेघालय से ही रिलेटेड है। दो न्यूज है, एक तो आपका नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली, और एक हमने पढ़ी थी ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। तो ग्रीन डिपॉजिट स्कीम बेसिकली मेघालय सरकार के द्वारा उन स्थानों पे चलाई जाएगी जो कि यहाँ के लिए पर्यटक का काम करते हैं ना, पर्यटन का काम करते हैं। तो टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं, वहां पे ये स्कीम चलाई जाएगी, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। और इसके तहत जो है आपका प्लास्टिक का जो कचरा है उसको मैनेज करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो ग्रीन डिपॉजिट स्कीम मेघालय के द्वारा शुरू की गई है। अगले बच्चे, हमने न्यूज पढ़ी थी एलन मस्क, इनकी जो संपत्ति है, टोटल जो इनका वेल्थ है, वो पहुंच गया है 749 बिलियन डॉलर, 749 बिलियन डॉलर। और 700 के पार, ठीक है, 700 बिलियन के पार जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। और मैंने आपको कहा था ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और दूसरे नंबर पे है आपके लेरी पेज, ठीक है, लेरी पेज हैं आपके गूगल वाले। तो जो लेरी पेज हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो उनकी 500 बिलियन जो है आपकी 500 बिलियन डॉलर उनकी वेल्थ है, और ये पहले नंबर पे है, इनकी है 700। तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और 700 के पार पहुंचने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति है। तो एलन मस्क का नाम बच्चे आपको याद रखना है। अगली हमने न्यूज पढ़ी, एक नासा के द्वारा एक कॉम्पिटिशन रखा गया है। कॉम्पिटिशन था आपका इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज, ठीक है। स्पेस एप्स यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना करके दिखाना है। और इस चैलेंज में, इस कंपटीशन में भारत की एक टीम है, भारत में चेन्नई की एक टीम है, इसका नाम है फोटोनिक्स ओडिसी, ठीक है। फोटोनिक्स ओडिसी नाम की जो टीम है, इन्होंने ये कंपटीशन जीता है, तो इसीलिए बच्चे आपका चर्चाओं का विषय रहे हैं। अगला है आपका ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, ये हमें याद रखना है क्योंकि अमेरिका के द्वारा इसे किया गया, और अमेरिका के और जॉर्डन के द्वारा इसे किया गया, संयुक्त सेनाओं के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। और ये कहाँ पे चलाया गया, सीरिया में। सीरिया में आईसिस के जो अड्डे हैं, जो ठिकाने हैं, वहां पे जो है आपका हवाई हमले करके उनको गिराया गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नाम है इसका। और इससे पहले बच्चे, सीरिया में एक शहर है, इस शहर का नाम भी याद रखना, यह आपका पलमायरा, ठीक है। पलमायरा शहर है जो कि सीरिया में है, यहाँ पे हमला किया था आईसिस ने, तो उसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका के द्वारा और साथ में जॉर्डन के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, पलमायरा शहर कहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो ये है आपका सीरिया में, ठीक है। इस तरीके के बच्चे चीजों में तो हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, न्यूज में कोई चीज अगर चर्चाओं में है, कोई जगह आपकी चर्चाओं में है, तभी आपको स्टार्टिंग में भी बन जाता है कि ये कौन से देश में है। तो पलमायरा शहर जो है आपका सीरिया में है। अगली बच्चे, एक किताब है जो कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के ऊपर है, ये है आपके सलमान खान, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, बुक है। और बुक के राइटर है मोहर बसु। तो किताब का नाम, किताब के राइटर दोनों का ही आपको पूछा जाएगा, तो मोहर बसु के द्वारा किताब लिखी गई है, सलमान खान, सुल्तान ऑफ दी बॉलीवुड। चलिए बच्चे, अब जो है आपके एक न्यूज पढ़ते हैं, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है, इसमें मैं अलग से जो है आपके लिए स्टैटिक के लिए एक अलग सा वीडियो भी लेकर के आऊंगी, जिसमें कि अरावली की इंपॉर्टेंस के बारे में, अरावली का स्थिति विस्तार क्या है, इसके बनने की प्रोसेस कैसे कैसे बनी है ना, तो इसका पूरा जो आपका स्टैटिक से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो भारत का भौतिक विभाजन एक चैप्टर आता है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें यह बताया जाता है कि भारत में जो है आपका किस किस तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर
है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे जो है आपका पठार है, कहीं पे आपके पहाड़ है, बीचेस हैं हमारे पास में जो है बहुत सारे जो है आपके अलग अलग हमारे पास में डेजर्ट है। तो अलग अलग प्रकार की जो है फिजिकल लैंडस्केप वाला हमारा देश है, ठीक है। तो उसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है माउंटेन रेंज का, ठीक है, माउंटेन सीरीज का। और हमारी माउंटेन रेंज में जो है एक तो हिमालय बहुत ज्यादा फेमस है, जो लगभग हर बच्चे को पता होता है, और एक बच्चा अरावली एक ऐसा माउंटेन रेंज है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे पुराने फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर आता है अरावली है, ठीक है। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है अरावली पहाड़ियां। तो अभी इससे रिलेटेड आपकी न्यूज है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही पहाड़ी माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है बच्चे, इसके अकॉर्डिंग अरावली को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अरावली जो है आपके बुजुर्ग पर्वत है ना, पुरानी पहाड़ है, तो अभी इसकी हाइट जो है उतनी ज्यादा रही नहीं है। 90% हिस्सा जो अरावली का है ना, वो आपका 100 मीटर से ज्यादा कम ही है, ठीक है। तो अब जब वो पहाड़ ही नहीं है तो उनको जो है आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी का मतलब क्या है कि उनको जो ये निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं, वो उनको आराम से जो है आपका उजाड़ सकते हैं, आराम से उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाने के लिए, खनन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दुनिया भर की चीजें जो है जंगलों से हमें मिलती हैं, पहाड़ों से हमें मिलती हैं, तो सारी की सारी चीजें जो है एक्सप्लॉइट की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो अब अंडर प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाली न्यूज आप लोगों ने बहुत बार सुन भी ली होंगी, बहुत सारी चर्चा इसके लिए चल रही है। सेव अरावली का जो है आपका एक हैशटैग चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे तो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से जो है आपका एक तरीके से ये कहा है कि इस डेफिनेशन से अरावली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो जो है आपके सेव ही रहेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में बच्चे आपका क्या होता है कि जब कानून जहां पे होता है, हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि कानून को ही नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे तो कानून ही हटाया जा रहा है ना। जो जो नियम था, जो अंडर प्रोटेक्शन हमारा ये अरावली सीरीज था, है ना, अब जो है वो प्रोटेक्शन से अगर हटा दिया जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। इस चीज के लिए जो है आपकी मांग की जा रही है कि कम से कम इसको जो है आपका प्रोटेक्शन के अंडर में रहिए, ठीक है, सरकार की देखरेख में, ठीक है, लॉ के देखरेख में जो है आपका ये बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के लिए बच्चे आपका रिस्पॉन्सिबल है ना। जब तक पहाड़ नेचुरली खुद डिके नहीं हो जाता, आपको पता है कि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है इसके पास में बची हुई, है ना, बहुत जल्दी जो है आपका ये ऑटोमेटिकली जो है डिग्रेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उजाड़ देना ये कहाँ की समझदारी है। नेचुरल प्रोसेस से वो जब भी खत्म होगा, जितने भी साल होंगे अरावली के पास में, वो रहेगा, है ना। तो तब तक तो कम से कम उसे रहने दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही बस मांग है कि अपने आप जो है इस तरीके से एक्सप्लॉइट इनको मत करो, ठीक है। खत्म होने वाला पहाड़ है, हो जाएगा कुछ कुछ सालों में ना, कुछ टाइम लगेगा खत्म होने में, लेकिन अपने आप से पहले इसे उजाड़ देना, इस तरीके की चीजें जो है इसके लिए करना, वो जो है आपका गैर जिम्मेदाराना है। और किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन श्रेणियों में से एक है। यह उत्तर पश्चिमी भारत की एक प्रमुख भौगोलिक दीवार की तरह स्थित है, ठीक है। इसमें अगर आपका स्टेट आता है तो गुजरात का पालनपुर वाला जो शहर है बच्चे, वहां से स्टार्ट होता है, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रायसीना हिल्स तक जो है आपका फैला हुआ है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, बहुत बीच में राजस्थान में कहीं पे जो है इसकी हाइट है जहां पर कि 100 मीटर से ज्यादा है। बाकी जहां से शुरू होता है जहां पे खत्म होता है, दिल्ली में तो जाते जाते बहुत ही ज्यादा जो है डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। और नेचुरली ये डिग्रेड हो भी जाएगा ना आने वाले समय, क्योंकि बहुत पुराना पहाड़ है। लेकिन पहले ही इसे जो है आपका खनन के लिए खोल देना, माइनिंग के लिए खोल देना, ये थोड़ा सा जो है आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों के हित जो है आपके इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल उससे अगर दृष्टिकोण से देखें, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखें, तो ये नहीं होना चाहिए, वो भी इस समय पे जबकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा जो है आपका बढ़ गया है ना। पेड़ों की वैसे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये जो है दिल्ली जैसे शहर के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए जो है आपका नेचुरल एयर फिल्टर का काम करता है, ठीक है। वैसे तो वहाँ की जो हवा है बच्चे इस समय, है ना, बहुत ही ज्यादा जो है प्रदूषित हो चुकी है। AQI जो है आपका दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए भी एक तरीके से बहुत छोटी चीज है, लेकिन कम से कम है, एक नेचुरल प्रोटेक्टर हमारे पास में है। और जो विषैली हवा है, कम से कम वो राजस्थान तक, उसकी अरावली के पार ना पहुंचे, है ना, बहुत सारी चीजों को जो है रोकने का ये काम करता है। तो चलिए अब अगली न्यूज पे चलते हैं। भारतीय सरकार बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सुरक्षा स्थापित करेगी। एक नया ब्यूरो बनने वाला है, एक नया डिपार्टमेंट बनने वाला है, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सुरक्षा, ठीक है। इस नए मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, अभी बच्चे 2025 में एक नया एक्ट है जिसका नाम है मर्चेंट शिपिंग एक्ट,
ठीक है। अब इस मर्चेंट शिपिंग एक्ट की, एक्ट मतलब कानून, इसकी धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक संविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में गठित किया जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत सारे जो है निकाय के बारे में पढ़ते हैं, बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, इस तरीके के हम इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक और बचे आपका एक संविधिक निकाय बनाया जा रहा है। संविधिक का मतलब क्या होता है कि जिसे किसी कानून के तहत बनाया जाता है। तो कानून कौन सा है? यह है 2025 का ये वाला एक्ट। आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी जो आपका ब्यूरो ऑफ पोर्ट सुरक्षा बनाया जा रहा है, ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ये कौन से कानून के तहत बनाया जा रहा है? तो कानून 2025 का है, नाम है इसका मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ठीक है, 2025 का बच्चे आपका एक्ट है और इसके तहत ही जो है आपका इसे बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, 2025 का ये कानून है। अगली न्यूज चलते हैं बच्चे, अब जाएंगे हम विदेश, इंटरनेशनल न्यूज है। ये आई है आपकी कहाँ से? ये आई है बच्चे ओमान से। ओमान ने क्या किया है? एक एशियन कंट्री है। ओमान का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इसने नई मुद्रा जारी की है जिसमें कि ओमान का पहला पॉलीमर नोट 1 रियाल का बनाया गया है। ओमान की जो करेंसी है वो है रियाल। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे 1 रुपीस का नोट होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका 1 रियाल है। ठीक है, तो 1 रियाल का जो नोट है ना, उसको बनाने के लिए पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। आपको यहाँ पे अगर पता है बच्चे, तो भारत में भी हम नोट बनाने के लिए, करेंसी के लिए जो है आपका कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रेशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो है आपका सिंथेटिक जो फाइबर है यानी कि पॉलीमर, इसका इस्तेमाल करके जो है आपका एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि पॉलीमर को जो है आपका नोट बनाया जाए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला जो है आपका पहला देश बना है ओमान। यह नोट 11 जनवरी 2026 को प्रचलन में आएगा। पॉलीमर से बना यह नोट 145 मिलीमीटर लंबा और 76 मिलीमीटर चौड़ा है। पॉलीमर से बने नोट सूती नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और ओमान की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है आपका रियाल। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कौन से देश ने हाल ही में प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल करके जो है आपका नोट बनाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे कौन सा है? ये आपका ओमान। ओमान को अगर आप देखेंगे, इसके पड़ोसी देश देख ले, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट है, नीचे जो है आपका यहाँ पे यमन है, इधर की तरफ आपका अरेबियन सी है और इसकी जो कैपिटल है वो है मस्कट। ठीक है, ये है बच्चे आपका मस्कट। ठीक है, मस्कट। देखो, जब भी आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो ना, तो मैं आपको नक्शे बच्चे इसीलिए बताती हूँ साथ में, कई बार नहीं भी जरूरत होती है, लेकिन इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप जो है देश दुनिया का समझो। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ आपके मैप के बेस पे आ जाते हैं। ठीक है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, इस तरीके से कम एशिया, कम से कम एशिया, है ना, पूरे वर्ल्ड को तो छोड़ दें, कम से कम एशिया का आपको हर एक देश की स्थिति, लोकेशन कहाँ पे है, कौन से देश के पड़ोसी देश कौन से है, चाइना के पड़ोसी देश कौन से है, रसिया के पड़ोसी देश कौन से है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो जब भी एशियन कंट्री के बारे में कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको इसीलिए बताती हूँ, और आप लोगों को इन चीजों को सीरियसली लेना है बच्चे। ठीक है, नॉलेज इनहेंस ही होगा। आप किसी भी तरीके की नॉलेज लेते हैं ना, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर में सिर्फ हम न्यूज नहीं पढ़ते हैं, न्यूज के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? जो कि कानून के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को भी आप लोग सीखते हैं, बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज को कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से जो है आपको चीजें पढ़नी है, इस दृष्टिकोण से जो है आपको, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बच्चे आपको चीजें अपने दिमाग में एक तरीके से एक्सेप्ट करने हैं। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा सा तेज किया कीजिए ना, चीजें आपको समझ में आएंगी। ऑब्जर्वेशन तेज रहेगी, इन चीजों को जो है आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे भी जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपके पास में नॉलेज है और जो आपको नॉलेज मिल रही है, दोनों के बीच में अगर आप कनेक्शन बनाने में सफल होते हैं अगर, तो वो चीज़ें और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपको समझ में आने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जो भी आप ओमान के बारे में, मस्कट के बारे में इससे पहले जानते थे, है ना, जैसे कि इसकी जो करेंसी है वो रियाल है ना, बहुत बार हमने पढ़ा होगा, रियाल, रियाल करेंसी जो है आपकी ओमान की है। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड जो है आपको न्यूज़ क्या बताई मैंने कि इसका जो 1 रुपया, सॉरी, जो 1 रियाल है, उसको जो है आपका प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, यानी कि पॉलीमर से बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि टिकाऊ है, कपास का है। आपको पता है, नोट को अगर आपने कभी गलती से आपकी पैंट की जेब में अगर नोट छूट गया और मम्मी ने उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया, है ना, तो वो वैसे तो इतनी जल्दी गलता नहीं है, लेकिन गलने की पूरी पूरी संभावना है, टिकाऊ नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो ये जो है आपका ज्यादा टिकाऊ है। तो ओमान बचे आपको देश याद रखना है कि मस्कट के द्वारा आपका ये, सॉरी, ओमान के द्वारा किया गया। अगला बचे स्टेट है, यह आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री, इसका नाम बदल करके महात्मा श्री करने की घोषणा कर दी है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मनरेगा को पूरी तरीके से चेंज कर दिया ना, राम जी राम, इस तरीके से जो है आपका पूरा कानून का नाम कर दिया गया है। पहले पूज्य बापू करने की उन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन अभी क्या किया है कि सिर्फ नाम नहीं, पूरा कानून ही रिप्लेस कर दिया है। आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है,
अब कर्मश्री जो है आपकी एक योजना थी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार चलाती थी। जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा का ही एक सरकार, मैं कहूंगी कि राज्य सरकार का अपना रूप, उसे कर्मश्री कहते थे। तभी जो है कर्मश्री का नाम बदल करके इन्होंने कहा है कि महात्मा श्री करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह फैसला केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में लिया है। कर्मश्री योजना मनरेगा की तर्ज पर काम करती है, जिसमें कि जॉब कार्ड धारकों परिवारों को सालाना 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो वही आपका मनरेगा जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की आपका कर्मश्री थी, लेकिन इसका नाम जो है आपका चेंज करके महात्मा श्री कर दिया गया है। अगला बच्चे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने क्या किया है? मध्य प्रदेश ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करी है। स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये इन्वायरमेंट की भी न्यूज है, ये स्टेट की भी न्यूज है, दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चे, ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिजर्व जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, पेंच को आपस में जोड़ेगा। इससे बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक जंगल से दूसरी जंगल जा सकेंगे। और मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। 785 बाघ बचे आपके भारत में है, सॉरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जितने आपके टाइगर रिजर्व है, जैसे आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पीच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जैसे कि कान्हा के जो बाघ है वो आराम से जो है बांधवगढ़ में जा पाएंगे, बांधवगढ़ के जो बाघ है वो पेंच में जा पाएंगे, है ना। तो आपस में जो है बच्चे इनको कनेक्ट किया जा रहा है, इसके लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्टेट में एक ही राज्य में जो है इस तरीके का कॉरिडोर बनाने वाला पहला स्टेट बन गया है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश को समर्पित किया है। अब देखो बच्चे, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पे है, आपको पूछा जाएगा पहले। लखनऊ यूपी, कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका इसे बनाया गया है। और दूसरा है कि स्थल किसके नाम पे है, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। ठीक है, 3 पर्सनैलिटीज है, आपको तीनों का नाम बच्चे याद रखना है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची जो है आपकी कांस्य की प्रतिमाएं लगाई गई है। ठीक है, तो कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे इन 3 पर्सनैलिटीज की स्टैचू को लगाया गया है। ठीक है, 3 पर्सनैलिटीज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला बच्चा आपका है हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हरियाणा के बारे में। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव किया है। गुरु तेग बहादुर जी की अगर हम कहें तो सिखों के 9वें गुरु थे। इनको धर्म और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए जाने जाते हैं। और आप लोगों को अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो थोड़ा सा एक चीज याद आ रहा होगा कि जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, इनकी बच्चे हत्या हुई थी। ठीक है, और इनकी हत्या किसने करी थी? औरंगजेब ने करी थी। ठीक है, तो किसके, आपको पूछा जाएगा किसके कंटेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव पारित किया है हरियाणा ने। अगली न्यूज भी बच्चे आपकी हरियाणा से ही है। हांसी जगह का नाम है। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा घोषित कर दिया गया है। नया जिला 2 उप प्रभागों, जिसमें 2 उप प्रभागों, 3 तहसीलों और 1 उप तहसील को मिलाकर के बनेगा। इसमें 97 राजस्व गांव होंगे, 110 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो हांसी, अब आपको पूछा जाएगा कौन से स्टेट ने हाल ही में अपना नया जिला, अपना नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है आपका हांसी। ठीक है, कहाँ का? हरियाणा का। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, याद रखिएगा। अगला है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने, आज 2 दिन की न्यूज है। ठीक है, 24 की भी है, 25 की भी है, तो थोड़ी सी बच्चे आपके न्यूज ज्यादा रहेंगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत भूमि विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण लॉन्च किया है। आपको पूछा जाएगा आबादी देह सर्वे, ये सर्वे कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये है आपका दिल्ली की सरकार। ठीक है, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा इसे आपका लॉन्च किया गया है। फिर पूछा जाएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है, क्या किया जाना है, तो उद्देश्य ये है कि जो दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से लाल डोरा क्षेत्र जो है,
यहाँ पे रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना, प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना। तकनीक इसमें ड्रोन और जीआईएस यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भूमि का सटीक मानचित्रण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो आपका रूरल दिल्ली है, ठीक है, लाल डोरा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पे आपका जो लोग रह रहे हैं ना, उनके पास में अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसके मालिकाना हक नहीं है, तो उनको एक तो हक मिलेगा, दूसरा जो है गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट की एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में भी वो जगह जो है आ जाएगी कि कितनी जगह किसके पास में है ना, इस तरीके से जो है उस जगह का सर्वे किया जाएगा। तो उसके लिए आपका ये क्या है, एक तरीके से सर्वे है, आबादी देह सर्वे है। अगली न्यूज बच्चे एक रिपोर्ट से रिलेटेड है, एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी, इसे शॉर्टकट में वाडा कहा जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, दुनिया भर में ये डोपिंग के लिए बच्चे काम करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो खिलाड़ी होते हैं है ना, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो है खिलाड़ी खेलने जाते हैं, ओलंपिक में चले गए, कॉमनवेल्थ गेम में खेलने चले गए, तो उनका पहले जो है खेलने से पहले एक तो क्वालिफिकेशन राउंड होता है कि जिसमें वो क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई मैच जीते हैं, उसके बाद में जो है आपका बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है बच्चे। ठीक है, जिसके जरिए ये देखा जाता है कि कहीं ये जो बच्चे हैं, कहीं ये जो एथलीट है, खिलाड़ी हैं, ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार के ड्रग का सेवन ना कर रहे हो जो कि आपकी बैन हो, प्रतिबंधित हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका इंटरनेशनली एक रेगुलेशन के लिए एक बच्चे आपका मैं कहूंगी बॉडी है, निकाय है, जिसे हम वाडा कहते हैं। तो वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 260 डोपिंग मामलों के साथ लगातार तीसरे साल भी दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग अपराधियों, डोपिंग वायलेशंस का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा डोपिंग करने वाले लोग इंडिया में हैं। ठीक है, नंबर है आपका 260 इन अ ईयर, एक साल में 260। ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा, अब हमारे देश में जो एजेंसी है वो है नाडा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके वाडा। ठीक है, तो नाडा ने 7113 मूत्र और रक्त नमूने एकत्रित किए, जिसमें से कि 260 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए। भारतीय एथलेटिक्स 76 में 2024 में सबसे ज्यादा डोपिंग मामलों की संख्या थी। उसके बाद भारोत्तोलन आपके 43 और कुश्ती में जो है आपके 29, मतलब कि जो एथलीट है, एथलीट में एथलेटिक्स में आपके बहुत सारे इवेंट होते हैं, है ना, उसमें आपके रेसर, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे पावर लगती है ना, उसमें आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, थ्रोज आ जाते हैं, सारे के सारे थ्रो आ जाते हैं, उसमें हर प्रकार की रेस आ जाती है, हर्डल रेस, विदाउट हर्डल रेस, है ना, छोटी रेंज, स्प्रिंट जो होती है, बड़ी बड़ी मैराथन आ जाती है, तो सारे ही इवेंट को जो है आपका मिला करके एथलेटिक्स कहा जाता है ना। तो एथलेटिक्स में जो है आपके सबसे ज्यादा खिलाड़ी ऐसे मिले जिन्होंने कि डोपिंग का इस्तेमाल किया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है आपका जो बच्चे भारोत्तोलन होता है, वेट लिफ्टिंग है, उसमें भी आपके काफी पावर चाहिए होती है, तो 43 जो है उसमें केसेस आए, और कुश्ती में जो है आपके 29 केसेस आए। ठीक है, तो टोटल 260 केसेस जो है भारत में पाए गए, और इस नंबर के साथ में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा डोपिंग लेने वाले, डोपिंग करने वाले लोगों का देश बन गया है। ठीक है, पहले नंबर पे है वाडा की रिपोर्ट के अनुसार। अगले बच्चे ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, 101% आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा, वीवीवीआईपी क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, देखो अभी रिसेंटली ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2024 का दिया गया है, 2024 का दिया गया, और किसे दिया गया है, मिस्टर राम प्रसाद शुक्ल। ठीक है, इनका नाम सॉरी मिस्टर विनोद कुमार शुक्ल, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल, इनका नाम याद रखिएगा, हाल ही में बच्चे इनका निधन हो गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, 89 की इनकी उम्र थी, और इस उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। कहाँ के हैं, इनके स्टेट भी याद रखना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिन्होंने 2024 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, उन्हें उनके उपन्यास दीवार में खिड़की के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इससे पहले। ठीक है, तो काफी बच्चे आपके सेलिब्रेटेड, काफी रिनाउंड आपके ऑथर, राइटर, है ना, साहित्यकार जो है आपके रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इनका हिंदी साहित्य में रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन किताबें जो इन्होंने लिखी हुई हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इनका नाम ना, इनकी अभी जो रिसेंट अचीवमेंट है वो है आपके 2024 में, 2024 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ। कौन से नंबर का ज्ञानपीठ, 59 का, 2024 में दिया गया था 59th ज्ञानपीठ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनकी और किताबें आपको बता देती हूँ। एक तो बच्चे आपके बहुत फेमस है ही, दीवार में खिड़की के लिए, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी भी जीता था, ये तो है ही, इनकी बहुत ही फेमस बुक है। उसके अलावा जो है नौकर की कमीज इनकी है, खिलेगा तो दिखेंगे, लगभग जय हिंद। ठीक है, ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है आपके इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है बच्चे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट भी याद रखना छत्तीसगढ़ है।
अगली जो है शॉर्ट न्यूज है, स्मृति मंदाना का नाम याद रखिएगा। T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बल्लेबाज भारत की ओपनर स्मृति मंदाना बन गई है। ठीक है, यह है बच्चे आपका पहली एशियाई महिला जिन्होंने कि T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। ठीक है, उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए पहले T20 मैच के दौरान हासिल की है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। चलिए अब जो है आज का सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है। आरआरबी जेई की तैयारी बच्चे थोड़ा सा अच्छे से सीरियसली कर लीजिए। ठीक है, और बहुत जल्द जो है आपका CBT 2 के जो 2 सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, वो भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं कोर्सेज में। ठीक है, तो उनसे भी जो है आप लोग जुड़े रहिएगा। जो भी बच्चा CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहा है, करना चाहता है इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के ना, तो आपका क्या होता है कि CBT 1 के रिजल्ट के बाद में CBT 2 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो पहले से जो है आपको इन चीज़ों को पढ़ करके रखना है, खास करके इन्वायरमेंट को, क्योंकि उसका जो है आपका थोड़ा वेटेज आपका CBT 1 में भी, तो वहाँ पे अभी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से जो है आप लोग तैयारी कीजिएगा खुद को। उसके अलावा कोई भी जो है अभी आरआरबी को लेकर के जो है बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, DRDO भी जो है आपका सर पे है, तो बहुत सारे जो है डाउट डिलेमा वाले मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। आप भी अगर इस तरीके से किसी भी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, है ना। पॉसिबली बहुत जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि हर को रिप्लाई किया जा सके, है ना। तो आप जो है मेंटल स्ट्रेस से ना गुजरे बच्चे किसी तरीके से। एक तो अनवांटेड स्ट्रेस है जो आप फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं ना, वो तो कभी भी जो है अपने ऊपर आने नहीं देना है, हावी नहीं होने देना है। लेकिन जो थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ी सी रीजनल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि आपको यही है कि 2 एग्जाम आ गए हैं, अभी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चीज़ को जो है समय देना चाहिए, किस चीज़ को समय नहीं देना चाहिए, इस तरीके के डायलेमा में बच्चा फंसता रहता है बार बार, है ना। और ये होता रहता है, तो किस तरीके से इसको टैकल करना है। सबकी स्थिति अलग है, इसीलिए जो है मैं कहती हूँ कि सभी जो है पर्सनल मैसेज किया करें, क्योंकि सबकी स्थिति सेम नहीं हो सकती है, सॉल्यूशन भी सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर अभी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।